हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप सभी के लिए खुशखबरी है क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है अनअकैडमी चैंपियंस लीग UCL। एनरोल कर सकते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। एनरोल फॉर द फ्री वीकली टेस्ट्स फॉर IIT JEE एंड नीट UG एंड स्टैंड अ चांस टू विन प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप्स एवरी संडे। तो एवरी संडे आप अनअकैडमी चैंपियंस लीग यहाँ पर आप टेस्ट देख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और आप कैसे एनरोल करोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। टेस्ट पैटर्न फॉर UCL ग्रुप स्टेज टेस्ट है आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। और फाउंडेशन लेवल एग्जाम भी होगा। उसके बाद स्टूडेंट डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है ना। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, जो बच्चे देखो अच्छा स्कोर करते हैं UCL फाइनल होगा 300 मार्क्स का 12 बजे 25 अक्टूबर को। उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप यहाँ पर अच्छे अचीवर बनते हो तो रैंक 1 पर जो भी स्टूडेंट आएगा उसको 50,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। और जो सेकंड पर रहेगा उसके लिए 30,000, थर्ड पर रहेगा उसके लिए 30,000, और जो 4th से लेकर 10th तक आएंगे उनके लिए 25,000 रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन IIT JEE या फिर नीट का मिलेगा। तो देखो बहुत अच्छा चांस है। और जो 4 से लेकर 10 तक रहेंगे उनके लिए 6 मंथ सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा, वो भी अनअकैडमी प्लस का। तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। और आगे बात करते स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो, वो भी यहाँ पर एनरोल करके पढ़ाई भी करेंगे, उसके साथ साथ यहाँ से इनाम भी जीतेंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, ठीक है। और देखो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो भी बच्चे IIT JEE या फिर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी क्लास 11th बैच, क्लास 12th एंड ड्रॉपर बैच और ड्रॉपर्स बैच, ये 3 न्यू बैचेज स्टार्ट करने वाला है। और ये वाला जो बैच है स्टूडेंट क्लास 11th बैच, ये आपका 26 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। और ये जो है स्टूडेंट ड्रॉपर बैच, ये वाला जो है ये 26 अक्टूबर को, और ये लास्ट वाला जो है ये 30 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेश्चंस यूनिक चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर क्लास 11th 12th एंड ड्रॉपर्स। Attempt it live every Monday to Thursday 7 PM. In depth analysis by top educators every Friday. एनरोल कर सकते हो, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट हिंदी गद्य के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको विद सॉल्यूशन करा चुके हैं। आज से हम आपको हिंदी काव्य के 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज की वीडियो में आपको 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर स्टूडेंट 2021 में यूपी बोर्ड ने जारी किया है, उसी के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा। तो इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, अहम ब्रह्मास्त्र कहानी के लेखक हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। तो स्टूडेंट याद रखना, अहम ब्रह्मास्त्र कहानी के जो लेखक हैं वो हैं स्टूडेंट भीष्म साहनी। एक बात और, तो सभी क्वेश्चंस आप खुद टैली कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, गलती हर इंसान से होती है। वैसे हमने 100% कोशिश की है कि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर सही बताए जाए, और मेरे अकॉर्डिंग सभी सही भी हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, गोदान किस विधा की रचना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, डायरी। तो स्टूडेंट याद रखना, गोदान एक उपन्यास है जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यासकार हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जैनेन्द्र कुमार, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, अजय। तो याद रखना, आंचलिक उपन्यासकार कौन है इनमें से, फणीश्वर नाथ रेणु। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का ख ऑप्शन एकदम सही होगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन है आपका, अनाम दास का पोथा चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उपन्यास, कविता, नाटक, आत्मकथा। तो आप सभी को याद रखना है, अनाम दास का पोथा चारु चंद्रलेख जो हैं वो उपन्यास हैं। क्या है स्टूडेंट, ये उपन्यास हैं। तो हमारे चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, रिपीटेड है, ठीक है ना। काव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, काव्य जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। एक में दिखाई देता है, दूसरे में सुनकर हम अनुभूत करते हैं उस काव्य को। छठा है नाटक एकांकी है, नाटक और एकांकी है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन रखे हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य। तो स्टूडेंट आप सभी को याद रखना है, जो नाटक है आप सभी को पता है, अगर नाटक है तो उसको सामने प्रस्तुत किया जाता है, मतलब उसको हम देख कर पता करते हैं, ठीक है ना। तो नाटक क्या है, एक दृश्य काव्य है। तो छठे क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम सही होगा। आगे बात करते हैं,
रामचरितमानस, कामायनी, जयद्रथवध, हल्दी घाटी हैं। तो स्टूडेंट आप सभी को याद रखना है, ये सभी आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये प्रबंध काव्य हैं। और प्रबंध काव्य भी आपके दो प्रकार के होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। क्या? महाकाव्य और खंड काव्य, जिसमें रामचरितमानस और कामायनी जो है स्टूडेंट ये महाकाव्य हैं, जबकि जयद्रथवध जो है वो एक खंड काव्य है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड आ गया आपका कि प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट? दो प्रकार के होते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके बता सकते हो। एक बात और स्टूडेंट देखो, आप सभी के लिए हमने अभी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और इसकी फ़ी भी हमने 499 रुपीज़ रखी है। ठीक है ना, और आप सभी के कहने पर हमने उस ऑफर को 25 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। 25 अक्टूबर के बाद आपको फ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और एक ऑफर आप सभी के लिए ये भी है कि इस कोर्स के साथ आपको टारगेट 90+ बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, जिसकी फ़ी 599 रुपये है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आज ही ज्वाइन कर लो। ओके, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। चंदबरदाई कृत हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है। मतलब चंदबरदाई जो है इनके द्वारा हिंदी का जो प्राचीनतम महाकाव्य है वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। तो 90 क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम सही होगा। 10वां है पद्मावत महाकाव्य है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जायसी, चंदबरदाई, जयशंकर प्रसाद, चटमल। तो स्टूडेंट याद रखना, पद्मावत जो महाकाव्य है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है। तो हमारे 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, जायसी। आगे बात करते स्टूडेंट। 11वां है भिक्षु दीन वह तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? तो ये सभी जो रचनाएं आप सभी को दिखाई दे रही है स्टूडेंट, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। तो 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम सही होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है ना। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी करना, जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोज़ का फ्री में फ़ायदा उठा सके। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। 12वां है और ये आप सभी के लिए है होमवर्क। तार सप्तक की जो रचनाएं हैं वो किस श्रेणी में आती हैं? खंड काव्य श्रेणी में आती हैं, मुक्तक श्रेणी में आती हैं, प्रबंध काव्य की श्रेणी में आती हैं, महाकाव्य की श्रेणी में। तो अगर आपको पता है तो आप इसका कमेंट करके हमें आंसर बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे, जिससे मुझे भी तो पता पड़े कि हाँ आप सभी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, 13वां है आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो आप सभी को शायद पता होगा, आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। तो हमारे 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम सही होगा। और आगे बात करते स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका आदिकाल की समय सीमा है। तो देखो आदिकाल की समय सीमा स्टूडेंट, इसका ऑप्शन एकदम सही है। वैसे देखो सन कहीं पर आपको दिखाई देगा 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, और यहाँ पर दे रखा आपको 765 से। तो इसका राइट आंसर यही है, 765 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। अगला स्टूडेंट 15वां क्वेश्चन, आज आपको 35 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो शायद ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है आपका सरहपा। क्या है? सरहपा। तो 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट। पृथ्वीराज रासो में किस रस की प्रधानता है? इसका आंसर पता है? नहीं पता है ना, चलो मैं बता देता हूँ, श्रृंगार और वीर रस। श्रृंगार और वीर रस। आगे बात करते स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 17वां, श्रावकाचार रचना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन रखे हैं, मुनि विजय, देवसेन की, सरहपा, दलपत विजय। तो याद रखना श्रावकाचार जो रचना है वो देवसेन की है। तो हमारे 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम सही होगा। चलो आगे बात करते हैं, वीर गाथा काल की विशेषता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आप सभी को मैं इसका आंसर बता देता हूँ, युद्धों का सजीव चित्रण। दिस इज अ राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है ना। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है आपका, नरपति नाल्ह ने लिखा है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट आपका बीसलदेव रासो। जो बीसलदेव रासो है उसको नरपति नाल्ह ने लिखा है। 20वां स्टूडेंट, हिंदी के जो प्रथम कवि सरहपा हैं वो किस वर्ग के कवि थे? तो इसका राइट आंसर आपका जैन साहित्य। जो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं वो जैन साहित्य से संबंधित थे या जैन साहित्य के कवि थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 21वां है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है केशव। केशव इज अ राइट आंसर। और सभी जो है नानक हो गए, दादू हो गए, मलुकदास हो गए, ये सभी जो स्टूडेंट ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, ये भक्ति काल जो है उसी की एक शाखा है। आगे बात करते हैं, 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो इसका आंसर शायद सभी को पता होगा, पृथ्वीराज रासो। 23वां है, वीर गाथा काल के कवि हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन रखे हैं, सूरदास, भूषण, केशव एंड चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है स्टूडेंट वो वीर गाथा काल के कवि हैं। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 24, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं हैं?
तो देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सुमित्रा नंदन पंत, और सभी जो कवि हैं सारंधर हो गए, जगनिक हो गए, चंद बरदाई हो गए, ये सभी आदिकाल के हैं। लेकिन जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं ये आपके आदिकाल के कवि नहीं हैं। तो 24 का ऑप्शन एकदम सही होगा। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो शायद इसका आंसर सभी को पता होगा अकॉर्डिंग टू मी, सूरसागर इसका राइट आंसर है, और इसको किसने लिखा है? सूरदास जी ने। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। काव्य साहित्य में कौन सा जो काल है स्वर्ण काल कहलाता है? इसका आंसर शायद मुझे लगता है 90% बच्चों को पता होगा। राइट आंसर क्या है? भक्ति काल। जो भक्ति काल स्टूडेंट, उसे हम काव्य साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं। 27 क्वेश्चन है स्टूडेंट, भक्ति काल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो 27 क्वेश्चन का आप राइट आंसर मुझे बताओगे, शायद इसका आंसर पता भी होगा। पद्मावत, रामचरितमानस, विनय पत्रिका या सूरसागर, इनमें से कौन सा सबसे अधिक लोकप्रिय है? चलो आगे बात करते हैं 28 पर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है? तो आपको पता है ना इसका आंसर? नहीं पता है, हम बता देते हैं, श्री रामचरितमानस इसका राइट आंसर है। ठीक है, और इसको किसने लिखा है इसे आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, जो भी राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, 29 है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है आपका ख, सूरदास। सूरदास को छोड़कर जितने भी कवि आपको दिखाई दे रहे हैं, जायसी, मंझन, कुतुबन, ये सभी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, लेकिन सूरदास जी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। चलो आगे बात करते हैं 30 है, निम्नलिखित में राम भक्ति शाखा के कौन नहीं हैं? 30, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन रखे हैं, तुलसीदास, अग्रदास, चतुर्भुजदास, नाभादास। तो इसका राइट आंसर है चतुर्भुजदास। जो चतुर्भुजदास जी हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। आगे बात करते हैं 31 पर स्टूडेंट, किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो आप सभी को इसका आंसर पता है, सूरदास जी। राइट आंसर क्या है? सूरदास जी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 32 पर है, सूफी काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर, जहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चलो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। नानक हैं, रैदाश हैं, जायसी हैं, कबीर हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो सूफी काव्य धारा के कवि हैं। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट 33 है, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन रखे हैं, भूषण, कृष्णदास, भिखारीदास, महादेवी वर्मा। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णदास। कृष्णदास जी जो हैं वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 34 पर है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? कौन आते हैं? ब्रजभाषा के कवि, अष्टछाप के कवि, भक्ति काल के कवि या सभी श्रृंगारिक रचनाकार? राइट आंसर जो भी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे, और इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करो। इन क्वेश्चंस को कॉपी पे लिख लो, क्योंकि देखो इनके साथ साथ हम आपको 100 क्वेश्चंस पहले भी करा चुके हैं, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टूडेंट हम आपको कहानी और खंड काव्य कराने वाले हैं। तो टेंशन मतलब, देखो अभी टाइम आपके पास है, आप आसानी से नवंबर तक, जैसे हम पढ़ा रहे वैसे भी नवंबर तक आपका हिंदी का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट और इसके प्रीवियस पेपर हम कराने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये सभी जो है स्टूडेंट सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं, लेकिन निराला जी सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो स्टूडेंट 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।